है आपका रनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको कहा गया था कि जेएसएससी सीजीएल के जो मुख्य परीक्षा में हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थी हैं उसका एक जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा था। हालांकि जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी के क्रम में वहाँ पर कुछ मटेरियल्स में नहीं डाल पा रहा था। ऐसे भी अब वहाँ पर क्लासेस से मिलेंगे वीडियो के, ठीक है। तो इस राउंड में जो आपके मैं जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करवाने जा रहा हूँ, तो एक तो आपका ऑप्शनल जो आपका साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य की तैयारी यहाँ करवाई जाएगी और बाकी किसी साहित्य की तैयारी यहाँ नहीं करवाई जाएगी। और आप लोग का जो भी खोटा नागपुरी इंग्लिश उर्दू जिनका जो है अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। और अगर इस क्लास को आप करते हैं तो निश्चित रूप से जेपीएससी मुख्य परीक्षा के हिंदी साहित्य ऑप्शनल जिन्होंने रखा है साहित्य सेक्शन में उनको ज़रूर लाभ मिलेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। लेकिन मेरा सेकेंडरन जो रहेगा वो जेएसएससी सीजीएल के हिंदी साहित्य पर रहेगा, ठीक है। यहाँ क्लास मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे, ठीक है। यानी कि क्लास अच्छी तरह से आपको देखना है, समझना है। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को देना है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर हो, मैथ हो, तर्क शक्ति हो, ठीक है, या फिर झारखंड का जो स्पेशल पेपर 40 मार्क्स का जो आना है, ठीक है, सामान्य अध्ययन सेक्शन हो, तो वहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस कराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि झारखंड का लगभग मैंने सारा चीज़ जेपीएससी के क्लासेस के दौरान पढ़ा ही दिया है। जो बचा खुचा है मैं कोशिश कर रहा हूँ फिनिश कराने का, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना तैयारी करते रहिए। नियोजन नीति पे जैसे ही फैसला आता है जेएसएससी सीजीएल का रास्ता समझ लीजिए कि लगभग जो है क्लियर हो जाएगा। क्या रास्ते होंगे क्लियर होने के, किस तरीके से फिर होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है, ठीक है। अभी उस पर आकलन करना, अंदाज लगाना समय की बर्बादी है, ठीक है। लेकिन समय ज़्यादा दूर नहीं है। तैयारी को अब जो है गति अभी भी जो नहीं दे पाए हैं जेएसएससी सीजीएल की, अपनी तैयारी को गति दे दीजिए, ठीक है। और रनेशा आईएएस के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों को भी जोड़िए जो जेएसएससी सीजीएल से संबंधित हैं। करेंट अफेयर्स रेगुलर दिए ही जा रहे हैं, उससे देखिए और याद करते जाइए। सबसे ज़रूरी है कॉपी में नोट करना, ठीक है। कॉपी में नोट कीजिए, पीडीएफ का वेट मत कीजिए, कोई लाभ नहीं है पीडीएफ से। कॉपी में नोट कीजिए, खुद से नोट कीजिए, उससे खुद आपको फील होगा। 8-10 दिन नोट करके देखिए, खुद फील होगा कि बहुत लाभ होता है, ठीक है। आज जो पेपर में कुछ न्यूज आए हैं उसमें से 2 न्यूज जो है महत्वपूर्ण मुझे लगा। झारखंड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, ठीक है, कि सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को भी, विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति प्रदान किए जाएंगे। तो कक्षा 9 और 10 के लिए कितना मिलेगा? 1500 रुपया वार्षिक। और 11-12 कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगा, चाहे छात्र हो या छात्रा, ठीक है, 2300 रुपये वार्षिक। बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। क्योंकि गरीबी जो है किसी के भी पढ़ाई में बाधक बन सकते हैं, अध्ययन में बाधक बन सकता है, ठीक है। चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों या सामान्य वर्ग के क्यों नहीं हों, ठीक है। इसलिए झारखंड सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है, ठीक है। क्योंकि अगर आर्थिक कारण से किसी की पढ़ाई रुक जाती है तो वे भविष्य में, वे बच्चे जो है भविष्य में संसाधन नहीं बन पाते हैं, रिसोर्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और अगर आप रिसोर्स नहीं बन पाते हैं, मानव रिसोर्स नहीं बन पाता है, तो मानव और जानवर में फिर कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और जो समाज में अपराध बढ़ते हैं या शांति बढ़ती है, ठीक है, तो अगर हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले और वह आर्थिक कुछ भी कर, कोई भी कार्य कर आर्थिक अर्जन करने में अगर वह सक्षम रहता है तो निश्चित रूप से समाज में अपराध कम होंगे, शांति कम होंगे और वह मानव संसाधन बनकर समाज के लिए सहयोगी भूमिका निर्वाह कर सकता है, ठीक है, आर्थिक सामाजिक प्रत्येक रूप में, ठीक है। इसलिए बहुत ही अच्छा पहल है। और दूसरा जो समाचार है कि जो ऑक्सीजन की कमी
कई क्षेत्रों में देखी जा रही है। दिल्ली सहित अनेक शहरों से सूचना आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी कोरोना मरीजों को हो रही है। तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जिस भी जिले में, जिस भी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होगी, उस क्षेत्र में फटाफट जो है ऑक्सीजन उस एक्सप्रेस के माध्यम से, यानी कि ट्रेन होगा, फटाफट जो है नॉन स्टॉपेज होगा, फटाफट जो है उसको पहुंचा दिया जाएगा। ये दो न्यूज है। पेपर पर हर दिन नज़र रखिए, करंट अफेयर्स लेकर के मत बैठिए 1 साल का, ठीक है। हर दिन पढ़िए, फिर 1 साल का लेकर के बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन साल भर पढ़े नहीं और एक बार जो क्या किए कि करंट अफेयर्स जो है लेकर के बैठ गए, कभी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। हर दिन देखिए क्या चीज़ आया है पेपर में, उसको जो है कलेक्शन आपको करना है, फिर आपकी तैयारी करंट अफेयर्स की अच्छी होगी। चलिए हम लोग अब हिंदी साहित्य पर बात करते हैं। हिंदी साहित्य के 2-3 क्लासेस पहले हो चुके हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्रम रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने में, ठीक है। आज का जो विषय है वह है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखन मैंने बताया था, उसमें हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों को, प्रारंभिक साहित्यकारों से आप परिचित हो चुके हैं, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत प्रश्न रहेंगे। आज जो क्लास लेने जा रहे हैं यहाँ से भी 1-2 प्रश्न तो आपके पक्के जो हैं आपका मुख्य परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी में भी एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, 7 या 5 नंबर का रख लीजिए, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन, अब किसी भी चीज़ का आप पढ़िएगा, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, कोई भी इतिहास पढ़िए, अगर काल विभाजन आप कर लेते हैं, कुछ समान गुण के अनुसार, समान प्रवृत्ति जिसको बोल सकते हैं, उसके अनुसार अगर काल विभाजन कर लेते हैं तो उसके अध्ययन, उस विषय को अध्ययन करना जो है बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका भी काल विभाजन जो था बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो प्रारंभिक हिंदी के साहित्यकार थे, ठीक है, जिसमें नाम आता है आपका गारसा द तासी का और शिव सिंह सेंगर, ठीक है। देखिए लेखन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका टारगेट है जैसे सीजीएल और हिंदी साहित्य आपने रखा है, तो हिंदी साहित्य के सारे वीडियोज को अच्छी तरह से देखिए। 100 में 90+ जो है आपके स्कोर होंगे, ठीक है। और बाकी सेक्शन हिंदी साहित्य जिनका नहीं है उनको भी टेंशन नहीं लेना है, अपना जो साहित्य सब्जेक्ट है अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और बाकी जो सेक्शन है, चाहे कंप्यूटर हो, मैथ हो, तर्कशक्ति हो, ठीक है, उसके भरपूर मात्रा में यहाँ पर जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तैयारी करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, हिंदी साहित्य को विभाजन में प्रारंभिक जो साहित्यकार थे, ठीक है, गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर, उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। उसके बाद आपका आए सर जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने प्रयास किया लेकिन 11 खंडों में बांट दिया। कितने खंडों में बांट दिया? 11 खंड में बांट दिया। लेकिन बहुत ही अव्यवस्थित था उनका विभाजन। उसका विभाजन रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल को कितने खंडों में विभाजित किया था, ठीक है। तो उसका आंसर जो होगा 11। उसके बाद 1913 में मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा? कुल 8 खंडों में बांटा, है ना। हालांकि जो मुख्य खंड थे उनके 5 ही थे, क्लियर। लेकिन पहले 3 वाले को 2-2 खंड में जो है उन्होंने विभाजित कर दिया था। मिश्र बंधु, इनकी पुस्तक क्या थी? मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। और इसमें इन्होंने बांटा 8 खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को। एक खंड क्या क्या थे? आरंभिक, मध्य,
अलंकृत परिवर्तन वर्तमान काल। सब में काल जो है आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो पार्ट में बांट दिया है, यहाँ दो पार्ट में, यहाँ दो पार्ट में, ये दोनों सिंगल पार्ट था। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पार्ट में हो गया। इसका जो है आपका 702 1444, ठीक है। ये है 14 16 80, ये है 1681, ठीक है, 1889, ये है 1890 से 1925, और ये है 1926 से अब तक। इस ढंग से जो 8 काल थे इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कहा जाएगा कि मिस्र बंधु का परिवर्तन काल कब से कब तक उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये तो उन्होंने विभाजन कर दिया, ठीक है, लेकिन रूल है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वहाँ कोई थ्योरी आया है, लोक प्रशासन हो, या आपका साइंस का कोई हो, ठीक है, कहीं भी कोई भी थ्योरी आता है, सिद्धांत आता है, या फिर कोई शोध होता है, तो बाकी जो विद्वान होते हैं समकालीन, यानी कि उस समय के या परवर्ती बाद के, उनके द्वारा उसका अच्छी तरह से ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से समीक्षा किया जाता है कि क्या गलत इसमें रह गया है, ठीक है। यही विकास का आधार बनता है किसी भी विषय का, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया और उससे चुपचाप से जो सारे लोग मान गए, तो विकास जो है रुक जाता है। इसलिए कमी कहाँ पर है तलाशना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप भी पढ़ाई करते हैं, अपने आप में खुश हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो कभी आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए अगर कोई कमी आपको बताता है आपके पढ़ाई के दौरान, आपके अध्ययन में क्या कमी है, आपके नोट्स में क्या कमी है, तो उसको एक बार वाच जरूर कीजिए। हो सकता है वो गलत बता रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर 1% भी उसकी बातों में सत्यता है तो आप ज़रूर उसका जांच कीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसने सही कहा है, उसको मत बताइए कि उसने सही कहा है, लेकिन खुद में ज़रूर सुधार कर लीजिए। इस ढंग से सुधार करते करते जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। पहली जो है आलोचना इसका देखिए, क्लियर। ये जो है काल में जो भी विभाजन इन्होंने किया है, चाहे 700 से 1444 हो, तो इनका जो आधार था कि क्यों रखा गया, ठीक है, आरंभिक काल में इन सारे को, ये बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए। ये सारा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सारा आलोचना किया गया है। ये न ही जो आपका रेंज दिया इन्होंने और जो नाम दिया, ये दोनों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए कि मैंने ये नाम क्यों दिया और ये रेंज क्यों दिया, ठीक है। दोनों जगह जो है बुरी तरह से वो असफल रहे, ठीक है, पहला। दूसरा, हिंदी साहित्य, हिंदी का साहित्य का विकास माना जाता है हिंदी भाषा के विकास के साथ साथ, और हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो 1000 ईस्वी से माना जाता है एवरेजली, ठीक है। और इन्होंने शुरू कर दिया 700 से, और ये था अपभ्रंश काल। कौन सा काल था? अपभ्रंश भाषा का काल था, जिसे हिंदी नहीं माना जाता है पूरी तरह से बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। तो इन्होंने तो अपभ्रंश काल को भी शामिल कर लिया आरंभिक काल में, ठीक है। तो इसकी आलोचना की जाती है। एक आलोचना किया जाता है आपका परिवर्तन काल का, ठीक है। परिवर्तन काल के संदर्भ में विद्वानों का कहना है, देखिए कहीं भी आप उड़ीसा में रहते हैं और जो है आप झारखंड जा रहे हैं, या झारखंड से बंगाल जा रहे हैं, झारखंड की भाषा मेनली जो है हिंदी है, ठीक है। तो उड़िया जो है खत्म होता जाता है, हिंदी बढ़ता जाता है। अचानक तो ऐसा कोई रेखा नहीं कि यहाँ से बंगाली खत्म हो गया और यहाँ से उड़िया शुरू हो गया,
यहाँ हिंदी खत्म हुआ, यहाँ से आपका जो है उड़िया शुरू हो गया, ठीक है। ऐसा कोई रेखा जो है आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ दोनों का अस्तित्व होता है, एक का प्रभाव जो है घटता है और दूसरा का प्रभाव जो होता है बढ़ता जाता है। तो ये भी परिवर्तन काल को उसी अर्थ में देखना है, ठीक है। अलंकृत काल यानी कि रीति काल जो है, ठीक है, जिसमें प्रेम वगैरह की रचनाएं हो रही थी राजा के दरबार में, तो अलंकृत काल से वर्तमान काल के बीच इन्होंने माना एक परिवर्तन काल था, जिसमें अलंकृत काल का प्रभाव जो है घट रहा था और वर्तमान काल का प्रभाव जो है बढ़ रहा था। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं आचार्य हैं, उनका कहना है कि कोई भी काल हो, चाहे आरंभिक मध्य हो, मध्य और अलंकृत हो, सभी के बीच में जो होता है एक संक्रमण काल होता है, परिवर्तन काल होता है। तो आपने सिर्फ एक जगह क्यों लिया, ठीक है, यहाँ भी नहीं लेते और लिए ही थे तो सब जगह लेते, ठीक है। यही एक जो है आलोचना का आधार है। राम समझ गए ना, आलोचना अपभ्रंश हो गया, अलंकृत हो गया, नामकरण हो गया और यर्स जिसका आधार वो नहीं दे पाए, जो रेंज लिए थे वो, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि मनमाने ढंग से जो है आप किसी भी साहित्य, किसी भी इतिहास को, उसके काल अवधि को जो है विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसका एक जो है सुदृढ़ आधार होना चाहिए, ठीक है। प्रबल आलोचक रहे वो मिश्र बंधु के, हालांकि इनके द्वारा जो तथ्य संकलन किया गया था, कवियों का वृत्त संकलन किया गया था, ठीक है, उसका उन्होंने खुद भी यूज किया था रामचंद्र शुक्ल ने, पिछले क्लास में मैंने बताया था। लेकिन ये काल विभाजन को उनके प्रबल आलोचक रहे हैं, ठीक है। और इससे जो है इस विभाजन को महत्व भी उन्होंने नहीं दिया और कहा कि मिश्र बंधु का जो भी प्रयास है वो सिर्फ और सिर्फ कवि वृत्त है, यानी कि कवियों के बारे में जानकारी है, उससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तब उन्होंने ऐसा नहीं कि रामचंद्र शुक्ल जो थे सिर्फ आलोचना किया, उन्होंने विभाजन भी दिया, ठीक है, कि किस ढंग से विभाजन करना उचित होगा और बाकी विद्वान क्या बोलते हैं उस विभाजन का आधार भी उन्होंने बताया और बाकी विद्वान उसका नाम क्या देते हैं और रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, सारे तथ्यों के साथ उन्होंने विभाजन किया। देखिए उसको, ये था मिश्र बंधु का विभाजन 8 पार्ट में। अब आइए रामचंद्र शुक्ल, क्लियर। इनका जो पुस्तक था मिश्र बंधु का तो था मिश्र बंधु विनोद, इनका पुस्तक था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपके सिलेबस में भी है, वही पढ़ाई हो रहा है आपका, इसी पुस्तक को आधार लेकर के पढ़ाया जा रहा है आपको। एक नागेंद्र सिंह का है और एक इनका है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। दोनों में लगभग सेम है, टेंशन नहीं लेना है, मैं जो पढ़ा दूंगा उससे फिर आपका टेंशन जो है दूर हो जाएगा। फिर दोनों पुस्तक को पढ़िए नहीं पढ़िए, ठीक है, वो आपका डिसीजन रहेगा, लेकिन कुछ नया विशेष नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे क्लासेस को कर लेने के बाद। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा और इन्होंने अपना विभाजन प्रस्तुत किया। इन्होंने ओनली 4 खंड में विभाजित किया, ठीक है। इसका नाम जो उन्होंने रखा, पहले ये बताया कि बाकी लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। देखिए ये शुक्ल का नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन शुक्ल के साथ ये मिलेगा। केवल इसको बताने के लिए उन्होंने किया था कि ये सब कहा जाता है बाकी लोगों के द्वारा, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, ठीक है। इनके द्वारा क्या कहा जाता है उसको जानिए। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल। और इसको जो कहा भक्ति काल, इसको जो कहा रीति काल, और इसको जो कहा गद्य काल।
मैंने कविताओं की जगह जो है उपन्यास, नाटक इत्यादि का प्रधानता हो चुका था। इस प्रकार से इनके 4 मुख्य पाठ ही थे। हालांकि सब पाठ उन्होंने किए, लेकिन मुख्य पाठ से इनके कितने थे? 4 ही थे। ठीक है। इसका काल भी इन्होंने बताया, ये आरसीएस का है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। इसका जो काल इन्होंने बताया, इन्होंने लिया 1050 से, अपभ्रंश काल को बाहर कर दिया। ठीक है, ये जो उनका विभाजन था, पहले तो इनका खूबी समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आलोचना इनके हुए हैं उसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। क्वेश्चन हर जगह से बनता है, यहाँ से तो आपका 15-20 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? ये वाला से, फिर मिश्र बंधु का जो मैंने जस्ट पहले तालिका दिया था उससे। ठीक है, तो इस सब से जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। रामचंद्र शुक्ल तो आपका समझ लीजिए कि केंद्र बिंदु हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। ठीक है, इनसे संबंधित तो जानकारी, हर तरह की जानकारी आपको रखनी ही चाहिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते। तो यहाँ पर जो इनकी खूबी थी, इनका नामकरण जो था उचित आधार पर था। क्लियर? क्या आधार था उसको मैं जो है थोड़ी देर में चर्चा करता हूं। और दूसरा जो ईयर्स था, ठीक है, उसका भी उचित आधार था। ठीक है, इनका जो आधार था उस समय के उपलब्ध ग्रंथ, ठीक है, और प्रसिद्धि। इनका कहना था कि जो भी ग्रंथ उस समय लिखे जा रहे थे, ठीक है, उसमें प्रधानता किसकी थी। मान लीजिए कि पहले प्रसिद्धि पर बात कर लेते हैं, फिर इसको समझाना इजी हो जाएगा। प्रसिद्धि का अर्थ होता है कि देखिए कोई भी काल हो, चाहे ये काल हो आपका भक्ति काल हो, रीति काल हो, या वीरगाथा काल हो, ठीक है, या गद्य काल हो, कोई भी काल हो, रचनाएं तो बहुत सारी होती हैं। ऐसा नहीं कि 15, 20, 50, 100 ही हुआ, उसका कोई गिनती नहीं होता है, अनगिनत होता है। छोटे छोटे लेखक से लेकर के बड़े बड़े लेखक कवि हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए रचनाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने सारी रचनाओं को महत्व नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ उन रचनाओं को महत्व दिया, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध थे, यानी कि लोकप्रिय थे, लोगों द्वारा महत्व प्राप्त था। ठीक है, आलतू फालतू कोई भी लिख दिया है तो उसको कलेक्शन करके उसके आधार पे इतिहास नहीं लिखे, केवल प्रसिद्ध जिसका कुछ वैल्यू था। ठीक है, पहला ये चीज़ समझिए, क्योंकि वो मानते थे, ठीक है, कि किसी भी रचना का जो प्रसिद्धि होता है वो भी लोक प्रवृत्ति का प्रतिध्वनि होता है ना। यानी कि अगर प्रसिद्ध है तो उसको हम मान सकते हैं कि जो है आपका इससे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल अवधि निर्धारण में यूज किया जा सकता है। समझ गए ना। उसके बाद आता है मुख्य ग्रंथ। तो उसी आधार पर कुछ ग्रंथों का उन्होंने चयन कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कि भक्ति काल का हम लोग बात करते हैं, तो उस काल में भक्ति काल का आप देख रहे हैं 1375 से 1700, तो इस अवधि में उन्होंने देखा जितने भी प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ थे उसका अध्ययन उन्होंने किया। उनमें से अगर मान लीजिए 50 ग्रंथ उनको मिला, उसमें से अगर 36 ग्रंथ जो था भक्ति से संबंधित था, चाहे राम हो, कृष्ण हो, सूफी हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उसको जो है भक्ति काल में उन्होंने रख दिया। ठीक है, उसी आधार पे काल निर्धारण भी हो गया, जब तक जिस समय तक जिस ईस्वी तक वह प्रवृत्ति बनी रही वो भक्ति काल में शामिल होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था उनका आधार। हमेशा याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है हमेशा महत्व देते थे
इतिहास लेखन में मानव के चित्त वृत्ति को, ठीक है, कि इतिहास का लेखन जो है, कोई भी इतिहास हो, मानव के चित्त वृत्ति के अनुसार निर्धारित होता है, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ये पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, उसको देख लीजिएगा। और मानव का चित्त वृत्ति जो है तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों के अनुसार जो है परिवर्तित होता रहता है, और उसी अनुसार साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। तो कोई भी साहित्य लिखा गया, अगर किसी राजवंश के जो आपका राजदरबार में लिखा जा रहा है, तो उसका उसी रूप में आपको जो है समीक्षा करना होगा, ठीक है, कि किस सिचुएशन में उसने लिखा था, उस सिचुएशन के अनुसार करना होगा, वर्तमान संदर्भ में नहीं करना होगा। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में कहीं कहीं, ठीक है, अंग्रेजों की प्रशंसा भी कर दी है, तो आपको ध्यान आज बोलिएगा उन्होंने गलत किया, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस टाइप का नहीं लिखना चाहिए, तो गलत है। उस समय का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्पेशली स्थिति के अनुसार जो आपको अध्ययन करना होगा। अगर ज़्यादा विरोध में लिखते भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय, तो आपको लगता है कि भारत दुर्दशा प्रकाशित हो पाता, हो ही नहीं पाता। इसीलिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की, ठीक है, अंग्रेज़ों को एक तरह से साथ लेते हुए भी अंग्रेज़ों की आलोचना उन्होंने उस किताब में, पुस्तक में कर डाली है, उस नाटक में कर डाली है, ठीक है। इसलिए आपको उस अनुसार जो है अध्ययन करना होगा। और दूसरी जो इनकी विशेषता है, इन्होंने संख्या कम कर दिया और बहुत ईजी कर दिया, ठीक है, सरल एकदम कर दिया, तर्कपूर्ण भी था, आधारहीन भी नहीं था। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का काल अध्ययन करना जो है बहुत ही ईजी इन्होंने कर दिया, क्योंकि जो भी इन्होंने उप विभाजन भी किया वो बहुत ईजी था और बहुत ही अच्छा था, तार्किक था। जब आप उसको पढ़ते हैं तो फटाफट जो है दिमाग में सेट होता जाता है। बाकी विभाजन जो है, जो इनके बाद भी हुए, इनके जो भी विभाजन थे, तो इनके बाद भी जो भी विद्वान आए साहित्य के, वे जो है काट नहीं पाए, ठीक है। सिर्फ वीरगाथा काल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया था, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत आलोचना हुई, जिसके कारण वीरगाथा काल को सर्वमान्यता प्राप्त नहीं है, उसकी जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदि काल को जो है मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आठ की जगह 4 इन्होंने कर दिया विभाजन, अपभ्रंश को बाहर कर दिया, क्योंकि शुरू इन्होंने किया 1050 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अपभ्रंश को इन्होंने बाहर कर दिया, जिसमें हिंदी टाइप का वर्ड्स वगैरह यूज किया गया था, जिसको उत्तरकालीन अपभ्रंश ग्रंथ बोलते हैं, जो अंत में लिखा गया अपभ्रंश, तो में जिसे जिसे शामिल किया था रामचंद्र शुक्ल ने, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। उसमें जो आपका शामिल है विसल देव रासो, नल सिंह का लिखा हुआ, हमीर रासो, सारंगधर, और इसके अलावा जो अपभ्रंश ग्रंथ थे कृति लता, कृति पताका, ठीक है, विद्यापति। तो इन्होंने अपभ्रंश को भी शामिल कर लिया गया था, इसलिए भी आलोचना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है कि उन्होंने अपभ्रंश को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। जिसमें हिंदी का प्रभाव था जिन जिन अपभ्रंश साहित्यों में, उसे शामिल इन्होंने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा एक आलोचना इनका आता है, अगर आलोचना देखिए तो वीरगाथा काल के नाम पर, ठीक है। जो पहला नाम जो था वीरगाथा काल, इन्होंने जो है मुख्य
प्रवृत्ति जो उस काल की थी वीरगाथा रचनाओं की थी, यानी कि युद्ध की, सेना की, राजाओं की, ठीक है, उनके गुणगान किए जाते थे चारण कवियों के द्वारा, ठीक है। इसलिए राजकुमार वर्मा ने इसे चारण काल भी कहा है, क्योंकि वीरगाथा जो लिखा जाता था वो चारण कवियों के द्वारा लिखा जाता था। तो यहाँ पर जो आपका वीरगाथा काल है, इसका आधार जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, इसी जो प्रमुख ग्रंथ थे जिसके आधार पर इन्होंने नाम दिया था उसमें था पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, खुमान रासो। अब ये जो सारा नाम दिया था, यहां क्या प्रॉब्लम आपका आया कि जो है अप्रमाणिक सिद्ध हो गया है वर्तमान में, कि जो भी लिखा गया है चंदवर दाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, ये कहीं ना कहीं से अप्रमाणिक है, इस कहीं से सिद्ध नहीं हो पाया कि इन्होंने सही घटनाओं का विवरण दिया है। और जयचंद प्रकाश जो है अस्तित्वहीन, अस्तित्वहीन का क्या अर्थ है, इसका कोई जो है आपका अता पता ही नहीं है कि ग्रंथ था या नहीं था। खुमान रासो जो है परवर्ती काल का सिद्ध हो चुका है, 18वीं सदी का, यानी कि जो उनका आधार था उस आधार को ही गलत सिद्ध कर दिया गया प्रवर्ती विद्वानों के द्वारा। तो फिर यह नाम कैसे डाला जा सकता है, ठीक है, यही उनका आलोचना था। लेकिन 1929 के बाद आज लगभग 90 ईयर्स जो हैं बीत चुके हैं, ठीक है। निश्चित रूप से उस समय न ही ये अप्रमाणिक थे, न ही ये अस्तित्वहीन थे, और न ही ये प्रवर्ती काल के सिद्ध थे जब इन्होंने आधार लिया था। तो ठीक है, वीरगाथा काल पर मान लीजिए कि थोड़ा सा आपत्ति है, ठीक है, उसे स्वीकार भी किया जा सकता है, लेकिन बाकी सेक्शन में जो उन्होंने आधार दिया हिंदी साहित्य को इस विभाजन और नामकरण के द्वारा, वो बहुत ही मजबूत है, अकाट्य है। अभी तक उचित तर्क के साथ इसे कोई नहीं काट पाया है। लगभग सभी लोग जो है मान सकते हैं, आप स्वीकार करते हैं वीरगाथा काल को छोड़ करके बाकी जो भी विभाजन है, ठीक है। तो इस ढंग से अगर इसमें कुछ आवश्यक संशोधन कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जो लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, वो शिक्षकों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हमेशा करता रहेगा। अगर जो नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं, उसके अनुसार इस ग्रंथ में निश्चित रूप से सुधार किया जाना चाहिए। यहाँ एक चीज और रखिएगा, इन्होंने भक्ति काल को 2 पार्ट में बांटा था, सगुण, निर्गुण। सगुण में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा। ये सूफी हुए, ये निर्गुण भक्ति वाले हुए। क्लियर? हिंदू लोग का हुआ, सूफी जो थे इस्लाम से प्रभावित थे। उसी ढंग से रीतिकाल को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा रामचंद्र शुक्ल ने, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। क्लियर? इस प्रकार से जो है आपका इनका जो है एक समग्र विभाजन जो है सामने आया और वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। अब कुछ और जो बचे हुए हैं उसको भी कर लीजिए, लेकिन देखिए जो विभाजन और नामकरण है उसका सेंटर में हमेशा रहेगा आपका रामचंद्र शुक्ल का विभाजन और नामकरण। इसको अच्छी तरह से करना है। राजकुमार वर्मा, देखिए इसमें मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल दोनों का इनके विभाजन में जो है प्रभाव दिखा, ठीक है। और इनका जो पुस्तक था
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने जो सबसे पहले आपका किया संधि काल, उसके बाद चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इनका जो कहना था, संधि काल जो शुरू होता है 750 से शुरू होता है और 1000 तक चलता है ईस्वी तक। 1000 से शुरू होता है और 1375 यहाँ से देखे पूरी तरह से शुक्ल के जो विभाजन है उसको जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो डिफरेंस है यहीं तक है, ये 1050 नहीं है। फिर ये 1700 शुक्ल की तरह, और यहाँ जो आपका है 1984 जो शुक्ल रखे थे ये अब तक कर दिया इन्होंने, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंस आप देख रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। संधि काल, इन्होंने संधि काल को जोड़ करके यह स्पष्ट किया कि संधि काल यानी कि जो 750, एक मिश्र बंधु भी थे जिन्होंने अपभ्रंश को शामिल किया था अपने काल विभाजन में, वो 700 से शुरू किए थे। तो इन्होंने कहा कि जो संधि काल है जो 750 से शुरू होता है, तो यह वह काल है जब हिंदी और अपभ्रंश के बीच संधि हो रही थी। दूसरे शब्दों में अपभ्रंश का प्रभाव जो है घट रहा था और हिंदी का प्रभाव जो है बढ़ रहा था, ठीक है। इसीलिए उसको जो है संधि काल में रखा और 1000 ईस्वी तक हिंदी का प्रभाव जो है पूरी तरह से बढ़ चुका था, अपभ्रंश का प्रभाव घट गया था। और उसके बाद इन्होंने चारण काल, तो कोई अंतर नहीं है। अभी मैंने बताया कि जो वीर गाथा लिखा करते थे जो कवि, ठीक है, उन्हीं को कहा गया चारण कवि, इसलिए इसको वीर गाथा ही आप समझ सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जगह डिफरेंस नहीं है। लास्ट में 1984 की जगह जो है अब तक किया है। दूसरा जो आधुनिक काल का नाम उन्होंने क्या दिया था, शुक्ल ने गद्य काल, और इन्होंने क्या नाम दिया, आधुनिक काल। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इनका पुस्तक को केवल ध्यान रखिएगा और इस विभाजन को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब आइए गणपति चंद्र गुप्त, इनका लिखा हुआ एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने क्लियर किया, ठीक है, कि रामचंद्र शुक्ल के जो विचार थे कि कोई भी इतिहास मानवीय चित्त वृत्तियों का इतिहास होता है और मानवीय चित्त वृत्तियों में परिवर्तन के साथ साहित्य में के इतिहास में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके ये समर्थक थे, ठीक है। लेकिन विरोधी थे काल को फिक्स कर देना, क्लियर, कि ये जो है वीरगाथा काल है, ये भक्ति काल है, ये रीति काल है। इनका कहना था ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी काल में सिर्फ और सिर्फ भक्ति से संबंधित ग्रंथ लिखे जाएं, किसी काल में सिर्फ रीति और अलंकृत ग्रंथ लिखे जाएं, या फिर कि सिर्फ वीरगाथा लिखे जाएं। उसके ये प्रबल आलोचक थे कि प्रवृत्तियों के अनुसार हम नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हर काल में हर टाइप की रचनाएं होती रहती हैं, ठीक है। यही गणपति चंद्र गुप्त का कहना था। इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले तो 3 कालों में विभाजित किया अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और तीसरा जो है आधुनिक काल। क्लियर, ये कहा उन्होंने 1187 से लेकर के 1350 तक चला
और ये 1350 से 1857 तक चला, और ये 1857 1965 तक चला। क्लियर। फिर इन्होंने क्या किया, देखिए प्रारंभिक और मध्यकाल को विशेष रूप से इन्होंने 3-3 पार्ट में बांट दिया। क्लियर। प्रारंभिक और मध्यकाल को इन्होंने क्या क्या किया, 3-3 पार्ट में। राज्य आश्रित, धर्म आश्रित, लोक आश्रित। इन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक काल थे और मध्यकाल थे वहाँ पर मिक्सिंग रचनाएं हुई। ठीक है, किसी एक प्रवृत्ति का आप निर्धारण नहीं कर सकते, रीतिकाल भक्तिकाल टाइप का, ठीक है, वीरगाथा काल टाइप का। इसमें जो है राज्य आश्रित यानी कि राजाओं के संदर्भ में भी हुए, वीरगाथा से संबंध रख सकते हैं। धर्म आश्रित, उसको भक्ति से संबंध रख सकते हैं, ठीक है। और लोक आश्रित यानी कि रीति वगैरह से संबंध रख सकते हैं। हर टाइप की रचनाएं जो हुई इन दोनों काल में हुई। क्लियर। लेकिन इनका जो विभाजन है, और अंदर जाइएगा तो बहुत क्लिष्ट मिलता है, हालांकि ज़रूरत नहीं है आपको और अंदर जाने का, क्योंकि जो आपको मेहनत करना है रामचंद्र शुक्ल पर करना है, तो बहुत ही क्लिष्ट है और दुर्बोध है, जिसके कारण सारे लोग जो है इनके विभाजन को समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। और मान्यता प्राप्त जो सबसे अधिक है वो है आपका रामचंद्र शुक्ल का। अब चलिए नामकरण के विवाद पर हल्की फुल्की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्लास समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रारंभिक काल या आदि काल के नाम पर हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या क्या नाम दिया। आदि काल किसने नाम दिया था, चारण काल किसने दिया था, वीरगाथा किसने दिया था, प्रारंभिक काल किसने दिया था, सब इंपॉर्टेंट है सब, है ना। आरंभिक काल किसने दिया था, सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, बीज वपन काल किसने कहा था। जो ऊपर मैंने लिखा है ये सबसे ज्यादा, जो नाम ऊपर मैंने लिखा है इसी को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आदिकाल जो थे देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। चारण काल अभी मैंने बताया राजकुमार वर्मा, ठीक है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। प्रारंभिक काल जो देने वाले थे अभी जस्ट मैंने बताया गणपति चंद्र गुप्ता। आरंभिक काल मिश्र बंधु, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक में। सिद्ध सामंत काल देने वाले थे राहुल संस्कृत्यायन। और बीज वपन काल का नाम जो दिया था एक और द्विवेदी जो हैं हिंदी साहित्य के, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन सिर्फ द्विवेदी अगर आता है तो होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आदिकाल का अलग अलग नाम है इस पर आपको जो है कंट्रोल रखना है, ठीक है। आधुनिक काल, इसमें जो है आधुनिक काल किसने कहा था। देखिए नाम आता है रामचंद्र शुक्ल के साथ भी, लेकिन वास्तव में इसको मान्यता मिला था राजकुमार वर्मा के द्वारा, ठीक है। गद्य काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। और वर्तमान काल किसने कहा था, मिश्र बंधु ने। उसी ढंग से रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। और अलंकृत काल किन्होंने कहा था,
तो आपका हो जाएगा मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने उसे रीति काल कहा। तो इस ढंग से जो है आपका चलता रहता है। ठीक है, विभाजन के जो आधार होते हैं कई तरीकों से विभाजित किया जाता है, जैसे विकासवादिता के अनुसार। विकासवादिता इट मीन्स आरंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसको कहा जाता है विकासवादिता के अनुसार विभाजन। साहित्यकारों के नाम पर, जैसे भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, ठीक है, तो ये हुआ साहित्यकारों के नाम पर विभाजन। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर विभाजन हो सकता है, जैसे चैतन्य युग या गांधी युग। ठीक है, या फिर आपका साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी विभाजन संभव है। ठीक है, यानी कि रीतिकाल, भक्तिकाल, प्रगतिवाद, ठीक है, प्रयोगवाद, छायावाद, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो विभाजन का बहुत सारा आधार है। तो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ, ठीक है, उसका काल विभाजन जो है एवरेजली आपका 1000 ईस्वी के आसपास से लगभग सभी विद्वानों के द्वारा माना गया है। ठीक है, हालांकि जब अपभ्रंश को आप शामिल करते हैं तो 700 ईस्वी के आसपास चला जाता है। ठीक है, जैसे सरहपाद अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं। तो इस 769 एडी में इनकी पहली रचना की जानकारी मिली है, जो 769 एडी में लिखा गया है। तो जैसे मिश्र बंधु हों या आपका राजकुमार वर्मा हों, ठीक है, या आचार्य द्विवेदी भी, बाद में हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में, और इस सारे जो अपभ्रंश को भी शामिल करते हैं। तो इनका शुरुआत जो हिंदी साहित्य का हो जाएगा सरहपाद से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक रामचंद्र शुक्ल की बात है तो अपभ्रंश साहित्य के शुरुआती साहित्यों को एकदम शामिल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने जो है उत्तरकालीन अपभ्रंश साहित्यों को शामिल किया है। तो वो जो शुरुआत मानते हैं वो 993 एडी से मानते हैं, लगभग 1000 ईस्वी से। ठीक है, जब राजा परमार राजा, इतिहास में पढ़िएगा, भोज और मुंज, ठीक है, उस समय भोज थे, तो भोज और मुंज के काल में जब रचनाएं शुरू हुई उसको जो है हिंदी साहित्य के रूप में महत्व देते हैं। लेकिन पूरी तरह से हिंदी साहित्य विकसित होने में उनको लगा कि 50 वर्ष और लगे, इसलिए उन्होंने 1050 से लिया। इस प्रकार जो है हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है आपका समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से इन क्लासेस को आप करते जाएंगे तो आपके गुणवत्ता में जो है वृद्धि होगी और विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। सिर्फ जेएसएससी सीजीएल वालों को इस क्लास से लाभ नहीं होगा, मैं फिर से कहता हूँ जेपीएससी वालों को भी होगा। ठीक है, क्लासेस को रेगुलर देखिए, समझिए और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोरोना काल में सुरक्षित रहिए, बच के रहिए, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें। ठीक है, परिस्थिति बहुत खराब है अभी। ठीक है, सभी के सहयोग से ही इस संकट की घड़ी से हमारा देश जो है निकल सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जानकारी दें और सबको मिल करके तैयारी कीजिए। ठीक है, इस चैनल से ज़्यादा रिजल्ट आए जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी में फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, यही इस चैनल का प्रयास रहेगा, इसमें आप लोगों का सहयोग जो है अपेक्षित है। ठीक है, और निश्चित रूप से आप लोग सहयोग करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।